स्वाद से जुड़ा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर है, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भूकंप आ गया बीती रात। भूकंप के बाद ये एआई इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं कराची जेल से कैदी भाग खड़े हुए जैसे ही भूकंप आया है, कुछ इस तरह। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा। भूकंप के बाद बताया गया जेल की एक दीवार टूट गई और दीवार टूटी तो सैकड़ों कैदी जेल से निकल कर भागे हैं। और जब कैदी भागे तो देखिए कैसे पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू की है। कैदी, ये जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो जेल है कराची का जेल, यहीं से कैदी निकल कर भागे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये कैदी भाग रहे हैं, उसके बाद पुलिस की गाड़ियां भागी हैं तो फायरिंग शुरू हुई। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया है। पुलिस वाले कैदी की तलाश में बाहर निकले हैं। फायरिंग की आवाजें सुन सकते हैं। कैदी को पकड़ के लेके जा रहा है पुलिस वाला। नहीं हो रहा। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया है। पुलिस वाले कैदी की तलाश में बाहर निकले हैं। फायरिंग की आवाजें सुन सकते हैं। कैदी को पकड़ के लेके जा रहा है पुलिस वाला। ये गोलियों की आवाज सुन रहे हैं, कैदी भाग रहे हैं, पीछे से फायरिंग हो रही है इन्हें पकड़ने के लिए। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया है। पुलिस वाले कैदी की तलाश। अब देखिए कैदी भाग रहा है, उसका वीडियो बना रहा है। वो कह रहा है मेरा वीडियो मत बनाओ, 2.5 साल से जेल में था, बड़ी मुश्किल से निकल कर भाग सका हूँ। जेल दौड़ के आ रहे हो? जेल सही है, जेल दौड़ के आ रहा है। 2.5 साल से जेल में था, 2.5 साल से। हाँ, साथ ही नहीं मिले तो कितने बंदे आए हो? कितने तुम्हारे को पता होगा। पूरा जेल भाग गया। अभी हटा, मेहरबानी होगी ना। हाँ, जेल दौड़ के आ रहे हो? जेल सही है, जेल दौड़ के आ रहा है। 2.5 साल से जेल में था, 2.5 साल से। हाँ, साथ ही नहीं मिले तो कितने बंदे आए हो? कितने तुम्हारे को पता होगा। पूरा जेल भाग गया। अभी हटा, मेहरबानी होगी ना। एक तरफ भूकंप आया, दूसरी तरफ एक अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान में क्या वो अननोन किलर फिर एक्टिव हो गया है, जो कहीं भी निकल कर आता है और भारत के दुश्मन का सफाया कर देता है। पाकिस्तान में वो अननोन किलर, वो अनजान मारने वाला आतंकियों को फिर एक्टिव हो गया। अगली तस्वीर देखिए, ये 2 आतंकी पिछले दिनों मारे गए, गोलियां चली, सैफुल्ला और दूसरी तस्वीर आमिर हमजा की देख रहे हैं। आमिर हमजा घायल हुआ था, कोई अनजान आया ठोक कर चला गया दोनों को। एक और आतंकी मसूद अजहर का, जिसे कोई ठोक गया। अगली तस्वीर देखिए, यह है मौलाना अब्दुल अजीज और जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी है। मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है, उसके आतंकी संगठन का हिस्सा था। तस्वीर देखिए जरा, ये कोई आया, बताया जा रहा है कि इसकी संदिग्ध स्थिति में लाश मिली है। क्या कोई मार कर चला गया अब्दुल अजीज को? एक दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, अब्दुल अजीज का शव कफन में लिपटा हुआ और अब्दुल अजीज को भी कोई अनजान शख्स मार कर चला गया है। आखिर कौन है पाकिस्तान के अंदर अनजान जो भारत का काम आसान कर रहा है और भारत के दुश्मनों को एक एक कर मार रहा है? अब आपको सुनवाऊं कि यह शख्स भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, गजवाए हिंद की बात करता था, भारत को तोड़ने की बात कर रहा है अपनी रैलियों में। साहब का नाम लेके तू रोता है, तू रोता रहेगा इंशाअल्लाह और जिहाद मुस्कुराता रहेगा इंशाअल्लाह। अब गज्जा आजाद हो चुका, मजीद अल्लाह फतह देगा।
अखबारी गजवा हिंद की है। वारसा पैक्ट टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका की नाक को काट दिया, अखबारी हिंदुस्तान ही आ रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर के मुजाहिदीन आ रहे हैं। साहब का नाम लेके तू रोता है, तू रोता रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान की गिनती करने में जुटा है। इधर पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का सफाया हो रहा है। पाक में आतंकियों को एक अदृश्य शक्ति का खौफ है। वो कौन है, कहां से आता है? एक अनजान शख्स, अननोन किलर किसी गली से निकल कर आता है और पाक में आतंकियों का हिसाब कर फिर गायब हो जाता है। पाकिस्तान में आतंकियों को मारकर अनजान किलर भारत का काम आसान कर रहा है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए पाकिस्तान में कहीं ना कहीं गोली इंतजार कर रही है। यह हमलावर कौन है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भी नहीं पता कर पा रही है। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर जिस आतंकी को कोई मार गया है, उसकी लाश मिली, वो है कौन। इससे मसूद अजहर बहुत डरा हुआ है। यह है वो आतंकी। उस आतंकी के जनाजे को ताबूत में आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मार दिया गया। बहावलपुर में आतंकी अब्दुल अजीज का शव मिला है। जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी था अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई है। अज्ञात हमलावरों ने पाक में कई आतंकी मार गिराए। अजीज की मौत कैसे हुई, इसकी वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन मौत कैसे हुई इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। अजीज हाल ही में भारत विरोधी रैली में शामिल हुआ था। रैली में उसने भारत को तोड़ने की धमकी दी। अजीज को उसके पैतृक गांव में दफना दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अजीज बौखलाया हुआ था और बहावलपुर में उसके ऊपर हमला हुआ। बताया जाता है जैश के ठिकानों को सेना ने तबाह कर दिया था और इस हमले में मसूद का पूरा परिवार साफ हो गया। अब्दुल अजीज पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था। वो लंबे समय से जैश के साथ जुड़ा हुआ था, जैश के टॉप आतंकियों में शामिल था। भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश भी इसने रची। मौलाना अजीज की मौत जैश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पाक सरकार, सेना और मीडिया ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन भारत का कोई काम आसान कर रहा है। अच्छा ही है कि भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है, लेकिन भारत के जो दुश्मन है और जो आतंकी हैं उनके साथ पाक के मंत्री बैठते हैं। तस्वीर देख रहे हैं, आतंकी सैफुल्लाह के साथ मंत्री बैठे हैं, स्पीकर बैठे हैं। इनका नाम है मलिक अहमद खान। दूसरी तस्वीर देखिए, वही स्पीकर मंत्री मरियम के साथ बैठे हैं। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, ये सियासत में, पाकिस्तान में राजनेता है, मंत्री हैं। अगली तस्वीर देखिए, लेकिन हाफिज सईद के बहुत करीबी हैं। अपने बयान में हाफिज सईद की तारीफ भी कर रहे हैं और बता रहे हैं मंत्री कि वो हाफिज सईद को जानते हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, कितने करीबी हैं, सुनिए। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। सैफुल्लाह कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर सलाह साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ, इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। सोचिए, आतंकी खिदमत करने वाले लोग हैं। बड़ी खबर और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका और पोल खोल निकलकर सामने आ रही है। बड़ी कामयाबी आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी यह है कि भारत ने पाकिस्तान के 1-2 नहीं 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने चुप्पी ओढ़ी हुई है। पाक के 2 महंगे एयरक्राफ्ट भी भारत ने मार गिराए हैं। ड्रोन से C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ा दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 10 मिलिट्री ड्रोन भी गिराए हैं, यानी पाकिस्तान को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। 6 फाइटर जेट और C-130 ट्रांसपोर्ट विमान गिरा दिए।
तो पाकिस्तान को एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से हमने जवाब दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं कि आतंकी आज जो मारा गया, जिसकी लाश मिली है, ये पहला नहीं है। कोई अनजान शख्स है पाकिस्तान में जो आतंकियों को ठोक रहा है। देखिए जरा किस किस आतंकी को कोई आकर मार गया है। पाकिस्तान में 2 साल में 16 आतंकियों की हत्या हो गई है। इन आतंकियों ने भारत में हमले की साजिश रची थी। भारत में हुए हमलों में इनका रोल था। अज्ञात हमलावरों ने इन आतंकियों को मार गिराया है। सभी आतंकियों की हत्या का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक जैसा है। अज्ञात हमलावर ने इन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को सुराग भी नहीं लग पाया। पाकिस्तान इसको लेकर भारत पर आरोप लगाता रहा है, लेकिन भारत ने पाक के आरोपों को कई बार खारिज किया है। पाक में भारत के दुश्मनों को ढेर होने की लंबी चौड़ी लिस्ट है। पहला नाम देखिए, सैफुल्लाह खालिद, जो कि 18 मई 2025 को हाफिज का करीबी सैफुल्लाह, भारत का दुश्मन सैफुल्लाह मारा गया। सिंध के माटली इलाके में सैफुल्लाह भी आतंकी एक्शन में जुटा था। तभी कुछ लोग आए और गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। सैफुल्लाह लश्कर का बड़ा ग्लोबल आतंकी था। भारत में हुए 3 बड़े आतंकी हमले में सैफुल्लाह शामिल था। अगली तस्वीर, मौलाना काशिफ अली, हाफिज सईद के साले की पाक में हत्या कर दी गई थी। 2024 में हाफिज ने राजनीतिक शाखा का चीफ बनाया था। मौलाना काशिफ पाक के खैबर पख्तूनख्वा में रह रहा था और यहीं पर घर के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौलाना काशिफ को हाफिज का दाहिना हाथ समझा जाता है। अगला नाम है अबू कताल, मुंबई हमलों का है मास्टरमाइंड। हाफिज के भतीजे की हत्या हुई। हाफिज का भतीजा अबू कताल का नाम एनआईए की चार्जशीट में था। लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी था अबू कताल। पंजाब में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश में शामिल था। अगला नाम देखिए, इसका नाम है जियाउर रहमान। 29 सितंबर 2023 को जियाउर रहमान की हत्या हो गई। लश्कर तैयबा के आतंकी की गोली मारकर हत्या हुई। अगला नाम मोहम्मद रियाज। रियाज नमाज पढ़ रहा था, उस दौरान कोई मार गया। रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हत्या हुई। कश्मीर में 5 जवानों की हत्या का आरोपी था मोहम्मद रियाज। शाहिद लतीफ, पाक आतंकी शाहिद लतीफ को भी अज्ञात ने मार दिया। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर यह हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तानी आतंकियों को फोन पर निर्देश दे रहा था। अबू कासिम कश्मीरी, अबू कासिम को भी मौत के घाट किसी अनजान ने उतार दिया। अबू कासिम हाफिज सईद का भरोसेमंद था। भारत में कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार था ये। दाऊद मलिक, अज्ञात बंदूकधारियों ने दाऊद मलिक की हत्या की। मोस्ट वांटेड मसूद अजहर का करीबी था ये दाऊद मलिक भी। मसूद ने 1998 में कंधार हाईजैक की साजिश रची थी। अगला नाम है खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवाड़। 6 मई 2023 को खालिस्तान कमांडो चीफ मार दिया गया। लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहा था और परमजीत सिंह पंजवाड़ भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। तो एक एक कर सबका काम तमाम हो गया। तो ये वो आतंकी जो पाकिस्तान में थे, लेकिन कुछ घर के भेदिया भी हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। आज एक की गिरफ्तारी हुई। शकूर खान को कल गिरफ्तार किया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, शकूर की जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई। एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है बीच में, जिसे आप खड़ा देख रहे हैं, चेहरा ढका। इसका नाम है गगनदीप। गगनदीप को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने गगनदीप को गिरफ्तार किया है। ये वो चेहरे हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बता रहे थे। राजस्थान के जैसलमेर से शकूर खान की गिरफ्तारी हुई। 6 दिन की पूछताछ के बाद पुलिस ने दबोचा है। शकूर खान के 7 बार पाकिस्तान जाने का दावा है। कांग्रेस नेता का पूर्व पीए रह चुका है शकूर खान। शकूर सरकारी कर्मचारी भी रह चुका है। जयपुर की एक अदालत में उसे पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। शकूर आईएसआई अधिकारी दानिश के लगातार संपर्क में था। शकूर आईएसआई के कई लोगों से बातचीत करता था। पाकिस्तान में कई नंबरों पर शकूर की बातचीत हुई। वहीं पंजाब से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है। तरनतारन से गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। गगनदीप पर आईएसआई को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी आईएसआई को भेजने का आरोप है। खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला के भी संपर्क में था। चावला के जरिए उसका संपर्क आईएसआई से हुआ। सेना की तैनाती और रणनीतिक स्थानों की जानकारी साझा की इसने।
पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इसमें आईएसआई के 20 से ज्यादा एजेंट से जानकारी शेयर की गई है। गगनदीप को आईएसआई से पैसा मिलने का भी दावा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, पुलिस इस पर क्या कह रही है। शकूर खान है जो कि जैसलमेर में प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में अरेस्ट किया है, जिसमें प्राइमा फेसी जो उनके मोबाइल से हैं, कनेक्टिविटी मोबाइल की आउटगोइंग है, कुछ फोटोग्राफ्स है, उनको काफ़ी दिनों से ट्रैक किया गया था और उन एविडेंस के बिहार पे उन्हें अरेस्ट किया है और 10 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए हमने निवेदन किया। नंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, उनके बारे में एफएसएल और एविडेंसेस कलेक्ट करना अभी बाकी है। अब आपको बताऊं कि एक तरफ आतंकी जासूसों पर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ वो शख्स जो बार बार कह रहा था या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, बिलावल भुट्टो। सुनिए जरा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु हमारा है और बिलावल भुट्टो जो कह रहे थे खून बहेगा या पानी बहेगा, यूएन में उनका गला सूख रहा है, यूएन में रो रहे हैं भारत ने पानी रोक दिया है। सुनिए। We cannot allow this to be the new normal. And while Pakistan is actively engaged in pursuing dialogue and diplomacy with India. तो आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में कह रहे हैं हमारा पानी बंद कर दिया है। देख रहे हैं ये हाल है, जो नदी बहती है, चिनाब की स्थिति आप देख रहे हैं, सूख गई चिनाब, पाकिस्तान के गले तक अब पानी नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में बिलावल भुट्टो। पैरों तले जमीन निकल गई है पानी बंद होने के बाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त फैसले लिए। भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी की कमी आ गई। झेलम और चिनाब नदी के पानी में 21% कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा के बांधों में 50% की कमी आई है। पानी की कमी के चलते किसान फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र में पानी के लिए गुहार लगा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक टीम संयुक्त राष्ट्र पहुंची, जहां डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और जापान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बिलावल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को बताया कि भारत का सिंधु जल संधि को स्थगित करना पाकिस्तान के लिए तबाही वाला फैसला साबित होगा। इससे पाक में पानी के साथ खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान को उनका डेलीगेशन वॉशिंगटन डीसी, लंदन और बेल्जियम जाएगा। यूरोप के कई देशों के सामने पानी को लेकर अपील करेगा। पाकिस्तान में मॉनसून पहुंचने में अभी 4 हफ्ते लगेंगे और ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सुनिए जरा बिलावल संयुक्त राष्ट्र में क्या कह रहे हैं और पीएम उनको जवाब दे चुके हैं, वो जवाब उन्हें याद रखना चाहिए। For condemning this issue, for condemning the weaponization of water. सिंधु जल संधि के स्थगित होने से पाकिस्तान में पानी की कमी, खाद्य संकट और पर्यावरण आपदा हो सकती है। सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से निलंबित कर इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे लाखों लोगों के जीवन को खतरा है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कमजोर करता है। इससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। Will be for India to start abiding by the Indus Water Treaty. भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो सोचिए, पानी पर गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान आखिर सीजफायर क्यों चाहता था। पाकिस्तान क्यों चाहता था फौरन भारत जंग रोक दे, यह अब तक तस्वीर साफ नहीं थी। लेकिन आज रिपब्लिक भारत के एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान क्यों चाहता था कि भारत जंग रोक दे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं।
दरअसल जो दावा हमने पहले किया था कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर, कमांड सेंटर पर भारत ने अटैक कर दिया था, यह अटैक होते ही पाकिस्तान के पैरों तले जमीन निकल गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ऊपर, इसे कहते हैं किराना हिल्स। भारत ने दरअसल इस किराना हिल्स पर अटैक कर दिया था और यहीं रखे थे पाकिस्तान के परमाणु। अगली तस्वीर देखिए, यह तस्वीर मैंने पहले आपको दिखाई थी, सैटेलाइट इमेज। आज इसमें कबूलनामा और एक सच सामने आया है। 2 हिट देख रहे हैं, हिट 1 हिट 2। ये किराना हिल्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पहाड़ी मैंने आपको दिखाई। यहीं पर पाकिस्तान के परमाणु थे और यहां 2 जगह भारत ने अटैक किया था। अगली तस्वीर देखिए, यह किराना हिल्स की तस्वीर आ गई, धुआं उड़ता दिख रहा है, यह सबूत है उसका। सुनिए जरा, आदमी बता रहा है कि किराना हिल्स पर हमला हुआ। किराना पहाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ अटैक हो गया, मिसाइल अटैक होया। किराना पहाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ अटैक हो गया, मिसाइल अटैक होया और दूजा एक और अटैक हो गया। मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी ਤੋਂ। किराना पहाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ अटैक हो गया, मिसाइल तो तस्वीर आपने देखी, किराना हिल्स वही जगह जो पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर भारत ने अटैक किया, यह आपने सुन लिया। लेकिन इसकी तस्दीक कौन कर रहा है? जो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद साहब। इन्होंने रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में आज बताया है, इनसे सवाल पूछा शवन ने कि आखिर क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। There was a lot of talk happening that the nuclear sites were also being targeted. Was that true? Did we actually manage to at least come very close or somewhere close? Okay, you remember what the DG Air Ops mentioned. In fact, media person asked him that, did you target? And he said, you tell me. So obviously at the international level, are you going to say that you targeted? Obviously you didn't target. It got hit and it put a lot of fear and apprehension in the mind of the people there as to what is the condition. Was that the turning point? Possibly yes, possibly yes. अब देखिए, आपने सुन लिया, एक्सपर्ट खुद बता रहे हैं कि कोई देश ये अपनी जुबान से नहीं बताता है कि हमने परमाणु ठिकानों पर अटैक किया। हमने अटैक किया, वहां मिसाइल गिरी, अब वही परमाणु ठिकाना निकला। देखिए हुआ क्या। भारत के हमले से पाक के परमाणु अड्डे को क्या नुकसान पहुंचा था, क्योंकि किराना हिल्स में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबरें आई, तब कहा जा रहा है कि रेडिएशन फैलने के डर से पाक में दहशत फैल गई। दावा है कि अमेरिका का खास विमान पहुंच गया, B-350 AMS, और अमेरिका का यह विमान परमाणु इमरजेंसी जेट का काम करता है। दरअसल परमाणु हथियारों में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ इस्तेमाल होता है। यह संकेत है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान में जोरदार भूकंप भी आया था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 और केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। क्या पाक के परमाणु अड्डे पर भारत ने हमला किया और उसके बाद भूकंप आया? पाकिस्तान और वहां की सरकार इसे लेकर कुछ भी बोलने से बचती रही, लेकिन दुनिया भर में चर्चा है कि भारत ने पाक के परमाणु अड्डे पर चोट की और इसी वजह से पाकिस्तान ने भारत से सीजफायर की गुहार लगाई। दरअसल किराना हिल्स पाक का बड़ा खुफिया रणनीतिक अड्डा है। यह पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है और सालों से पाकिस्तान यहां खुफिया सुरंग और बंकर बना रहा है और यहीं अपने परमाणु हथियारों और मिसाइलों को छिपा कर रखा है। पाकिस्तान परमाणु धमकी देता था, लेकिन अड्डे उसने यहीं बना रखे थे। वो नहीं चाहेगा कि दुनिया को उसके परमाणु ठिकानों के बारे में पता चले, इसलिए वो अपने परमाणु अड्डे पर हमले या नुकसान की बात नहीं मानेगा। भारत सरकार ने भी पहली बार इसको लेकर बयान दिया है। रक्षा मंत्रालय के प्रधान सलाहकार ने रिपब्लिक से बातचीत में कहा, संभवतः किराना हिल्स में परमाणु ठिकाने हिट हुए, जो पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद पाक सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। यह है सच। अब आपको दिखाऊं, पाकिस्तान के जब परमाणु ठिकाने हिट हो गए तो अब पाकिस्तान क्या करने की कोशिश में? पाकिस्तान उन परमाणुओं को छिपाने की कोशिश में। पाकिस्तान दरअसल उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला है। यह आप देख रहे हैं, यह है इस्लामाबाद में एक और हिल, इसका नाम है मरगला की पहाड़ी। वहां किराना हिल्स था, अब अगला परमाणु ठिकाना मरगला हिल्स होगा। मरगला हिल्स
यहां भी पाकिस्तान ने अपने परमाणु छिपा रखे हैं। आइए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बारे में पूरी जानकारी दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तान ने कहां कहां ये परमाणु बम छिपाए। पाकिस्तान, सबसे पहले देखिए किराना हिल्स सरगोदा। पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से 20 किलोमीटर दूर है किराना हिल्स। पाक का खुफिया परमाणु और मिसाइल अड्डा है। भारत के मिसाइल से यहां नुकसान की खबर है और यहां जमीन के अंदर बंकरनुमा कई बिल्डिंग बनी। कहा जाता है ट्रंक जैसे लॉन्चर में मिसाइलें रखी गई हैं, ट्रक में खास तौर पे। निर्देश मिलते ही मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी रहती है। मिसाइल इस अड्डे को दुनिया में से छिपाता रहा है। पाकिस्तान भारत के हमले के बाद दुनिया की नजर में आ गया है। अगला है पंजाब के गुजरावाला में। भारत बॉर्डर से यह जगह सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। यहां 30 किलोमीटर का विशाल खुफिया बेस बना है। पाकिस्तान कई मिसाइल और परमाणु हथियार यहां रखता है। दुनिया से बचने के लिए ज्यादातर रात में तैयार करता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से खास ट्रक देखे गए। यहां दावा है गुजरावाला में कई मिसाइल लॉन्च ट्रक हैं। अगला है सिंध में आको मिलिट्री बेस। पाकिस्तान के काफी परमाणु हथियार यहां भी हो सकते हैं। यह जगह पाक के सुक्कूर एयरबेस से ज्यादा दूर नहीं है। सुक्कूर एयरबेस पर भारत ने हमला कर नुकसान पहुंचाया था और आको मिलिट्री बेस पर भारत से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है ये, यानी यह जगह भी भारत के रडार से ज्यादा दूर नहीं है। अगला बलूचिस्तान खुजदार। यहां पाकिस्तान ने खास अंडरग्राउंड हथियार गोदाम बना रखा है और दावा है कि शाहीन मिसाइल लॉन्चर का बेस ये हो सकता है। भारत के बॉर्डर से यह जगह करीब 300 किलोमीटर है। पाक के कई परमाणु बम भी यहां छिपने का दावा है। अगला है सिंध में पानो अकिल। पानो अकिल पाक सेना का अहम मिलिट्री बेस है। यह जगह भारत की सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान ने यहां कई खतरनाक मिसाइलें रख रखी हैं और दावा है कि सालों से उसने यहां परमाणु बम छिपाए हैं। दुनिया की नजरों से बचने के लिए एयरबेस शूटिंग रेंज यहां बनाए हुए हैं। यह पाकिस्तान की पोल खोलने वाला है। उस वक्त भी भारतीय सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, डीजी लेवल के अधिकारी आ रहे थे, उनसे भी यह सवाल पूछा गया था तब, क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया है? उन्होंने भी साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में, हंसी में बहुत कुछ कहने की कोशिश की। सुनिए। So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Some nuclear installation, we did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. पाकिस्तान ने सोचा था कि उनका ऑपरेशन 48 घंटे चलेगा, लेकिन हमने इसे 8 घंटे में ही ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने सीधे भारत को फोन लगाया और कहा कि हम बात करना चाहते हैं। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन है। कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन बिना रिस्क के नहीं होता है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर पर अटैक किया है, बात साफ है। लेकिन भारत ने बताया कि हमने पाकिस्तान के 20 ठिकानों पर अटैक किए थे, 20। लेकिन सोचिए, भारत ने गिना कम था, मारा कहीं ज्यादा था। 20 भारत ने बताए थे, सच कुछ और है। सच यह है कि भारत ने 20 नहीं 28 जगहों पर मारा और यह खुद पाकिस्तान कबूल रहा है। 20 हम आपको बता चुके हैं, 8 पाकिस्तान आज बता रहा है। देखिए 8 वो और जगह कौन सी है जहां पाकिस्तान मार खा चुका है। और पेशावर, अटक, पंजाब का गुजरात, गुजरावाला, भवालनगर, झांग, सिंध का हैदराबाद और छोर, ये 8 जगह और हैं जिस पर भारत ने मारा है। ये पाकिस्तान ने खुद बताया। 8 नई जगहों की जानकारी पाकिस्तान ने दी। पहले 20 जगहों पर हमले की बात पाकिस्तान ने मानी थी। खुलासा हुआ आज के डॉजियर में। पाकिस्तान ने दरअसल एक डॉजियर सौंपा है। उस डॉजियर में पाकिस्तान खुद बता रहा है भारत ने 20 नहीं 28 ठिकानों पर पीटा है। पाकिस्तान ने खुद अपने डॉजियर में इसका खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर का सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। पाक प्रधानमंत्री बता चुके हैं कैसे ब्रह्मोस ने हमला किया। डॉजियर के मुताबिक पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत ने जितना बताया था उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 8 और ठिकाने तबाह किए। पेशावर से अटक तक भारतीय सेना ने हमले किए हैं।
भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और इसके साथ ही पाक के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने एयरबेस के निर्माण को लेकर टेंडर जारी किए थे। साथ ही पाक में हुई तबाही के कई वीडियो उस वक्त भी सामने आए थे जो पाकिस्तान का सच बताते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। भारत की प्रतिक्रिया आतंकी ठिकानों पर हमला करने की थी। मैं श्री मनोज सिन्हा एलजी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कार्रवाई का समर्थन करता हूं। जब संकट में देश हो तो इस तरह की गतिविधियों से बाज आना चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरान ने मानना शुरू कर दिया कि उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जितना भारत ने बताया उससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये अभी तो आस्ता आस्ता बहुत कुछ बताएंगे और नुकसान तो उनका बहुत ज्यादा हुआ है। उनके डिफेंस के जो बेसिस हैं, उनके एयर बेसिस हैं, उनके आतंकियों के अड्डे हैं, वह बुरी तरह ध्वस्त हुए हैं। भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं। पूरी दुनिया के अखबारात के अंदर छपा हुआ है। और जब जंग होती है तो नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। भारत सरकार को छुपाने की जरूरत नहीं है, सच्चाई बतानी चाहिए और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आइए अब आपको बताऊं कि एक तरफ पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भारत ने मारा है, भारत ने पीटा है, लेकिन देश में कुछ और चल रहा है। एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, डेलीगेशन जो गया था, जो प्रतिनिधिमंडल विदेश गए थे वो वापस आ गए। उनमें से 2 प्रतिनिधिमंडल वापस आए, जिसमें आप देख रहे हैं आज खुद विदेश मंत्री से मिले गुलाम नबी आजाद पांडा। और ये डेलीगेशन जो गया था विदेश में अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोली है। दूसरी तरफ आज इंडिया अलायंस ने एक बैठक की है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए और जिसमें बताया जाए कि पाकिस्तान और भारत के बीच जंग में क्या नुकसान हुआ है और उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। इंडिया अलायंस की बैठक थी। बैठक में आप देख रहे हैं सभी पार्टियों के नेता पहुंचे थे। लगभग 15-16 दलों के नेता पहुंचे थे। जयराम रमेश को आप देख रहे हैं, डेरेक ओब्रायन को आप देख रहे हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। डेरेक ओब्रायन देख रहे हैं आप, हुड्डा देख रहे हैं, रामगोपाल, संजय राउत, मनोज झा खड़े थे। क्या हुआ इस बैठक में और क्या कहना है विपक्ष के नेताओं को, क्या मांग कर रहे हैं वो। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया भर में गूंज हो रही और इससे भारत की कामयाबी दुनिया मान रही है। दुनिया के एक्सपर्ट्स इसे भारत की रणनीतिक जीत बता रहे हैं, लेकिन भारत के सियासी दल इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। इसी मकसद से आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर संसद सत्र की मांग की गई। यह भी कहा गया कि करगिल वॉर के बाद ऐसा हुआ था। इंडी ने अगले हफ्ते ही इस बैठक की मांग की है, लेकिन बैठक से पहले इंडी में टूट की खबर आ रही है। इंडिया अलायंस की बैठक में केजरीवाल की पार्टी नहीं आई। शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शरद पवार ने भी दूरी बनाई। इंडी की आज की बैठक में केवल 16 दल शामिल हुए हैं। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, आरजेडी, उद्धव की पार्टी और डीएमके, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल और जेएमएम, ये पार्टियां शामिल हुई हैं इस बैठक में। सुनिए जरा सियासतदानों को, इंडिया अलायंस का क्या चाह रहा है मोदी सरकार से। दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा, संसद है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बड़े देश के लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को
कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लीडर लिखा है। और सोचिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है और दुनिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन तारीफ कर रहे हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा। अगली तस्वीर दिखाऊं। कुछ नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं कि गांधी जी के बाद सबसे प्रभावशाली पीएम मोदी है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका के नेता कह रहे हैं। देश में विपक्ष माने या ना माने, विपक्ष चाहे जितने सवाल उठाए, हमले करे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की धाक दुनिया भर में है। इन दिनों मोदी अमेरिका में चर्चा का विषय बने हुए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक चर्चा के दौरान मोदी छाए रहे। वॉशिंगटन डीसी में सोचिए, यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम विषय पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने जिस तरह से भारत और मोदी की तारीफ की है, वो बहुत कुछ कहता है। चर्चा के दौरान अमेरिकी सांसद और इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष रिच मैककॉर्मिक ने बड़ी बात की। रिच मैककॉर्मिक ने कहा, मोदी भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता हैं। वो शायद भारत में महात्मा गांधी के बाद सबसे महान और प्रभावशाली नेता हैं। सुनिए। वे भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता हैं। वे शायद भारत में महात्मा गांधी के बाद सबसे महान नेता हैं। पीएम बेहद विनम्र हैं और जो लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनने से पहले जानते थे, वे बताते हैं कि मोदी उनके घर आने पर फर्श पर सोते थे। वे आक्रामक और राष्ट्रवादी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अर्थव्यवस्था को विकसित करने का वैश्विक दृष्टिकोण की अच्छी तरह समझ है। वहीं टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के पिता भी भारत आए हुए हैं। एरोल मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। एरोल मस्क ने कहा, पीएम मोदी आज दुनिया के सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक है। जब वो टीवी पर बोलते हैं तो देखकर बहुत खुशी होती है। वो आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी बात रखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी बड़ी छलांग लगाई है। सुनिए। पीएम मोदी आज दुनिया के सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक हैं। जब वो टीवी पर बोलते हैं तो देखकर खुशी होती है। वो आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी बात रखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी बड़ी छलांग लगाई है। मोदी का भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतना ही नहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का परिवार भी पीएम मोदी से काफी प्रभावित है। जेडी वेंस पिछले महीने परिवार के साथ 4 दिन के दौरे पर भारत आए थे। वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके 3 बच्चे भी थे। इस दौरान जेडी वेंस परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी मिले। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति वेंस को परिवार के साथ आवास पर निमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री आवास पर मोदी और वेंस के 3 बच्चे खूब घुल मिल गए, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे अपने दादा से घुलते मिलते हैं। वेंस की पत्नी उषा वेंस ने भी कुछ ऐसे ही भाव का इजहार किया है। उन्होंने कहा, बच्चों को प्रधानमंत्री में अपने दादा की झलक दिख रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें दादा की तरह स्नेह दे रहे थे। बच्चों को उनसे मिलना काफी अच्छा लगा। उन्होंने बच्चों को गिफ्ट भी दिए थे। सुनिए। You mentioned meeting the Prime Minister. That was really very special. We'd actually had a chance बच्चों ने पहली बार किसी भारतीय नेता को इतने करीब से देखा। खासकर उनके छोटे बच्चे जो पेरिस से यात्रा की थकान के कारण पूरी नींद नहीं ले पाए थे। बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी की सफेद दाढ़ी और बाल देखकर उन्हें दादा जैसा एहसास हुआ। उनके बच्चे प्रधानमंत्री के घर में दौड़ते भागते रहे और उन्हें गले लगाते रहे। बच्चे उनसे बेहद प्रभावित हुए और उनसे बहुत स्नेह करने लगे। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी को आप सुन रहे थे। एक और जंग का मैदान है। लग रहा था जंग रुक जाएगी, लेकिन अब
जंग रुकने वाली नहीं, यूक्रेन पर होगा बड़ा अटैक। यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया, उनके 40 से ज्यादा फाइटर तबाह कर दिए। तस्वीरें मैंने आपको कल दिखाई। अब बारी है पुतिन की। पुतिन इसके बाद से रुके नहीं। अगली तस्वीर देखिए जरा। पुतिन ने ड्रोन छोड़ा और वो ड्रोन यूक्रेन पहुंचकर उसने अटैक किया है। ये ड्रोन की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद ड्रोन ने हिट किया। ये आप देख रहे हैं यूक्रेन ने रूस का पुल उड़ा दिया है। बताया जा रहा है 1100 किलो विस्फोटक, जी हां 1100 किलो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया क्रीमिया के इस पुल को उड़ाने में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। यूक्रेन हमले के सीज फायर पर चल रही मीटिंग पूरी तरह फ्लॉप हो गई। इस्तांबुल में चल रही बैठक में रूस ने सीज फायर को सिरे से खारिज कर दिया। अब यूक्रेन समेत पूरी दुनिया दहशत में आ गई है कि यूक्रेन पर पुतिन क्या फैसला लेने वाले हैं। सोचिए, ट्रंप चाह रहे थे जंग रुक जाए, बैठक पर बैठक हो रही थी, लेकिन पुतिन ने जंग रोकने और सीज फायर का ऑफर ही ठुकरा दिया है। 1 जून को यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया, 40 एयरक्राफ्ट ढेर कर दिए, उड़ा दिए उसके। इसी हमले के बाद इस्तांबुल में दोनों देशों की मीटिंग हुई। सीज फायर पर दोनों देशों की मीटिंग तुर्की करा रहा था। बैठक के दौरान यूक्रेन ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा और इसे लेकर दोनों देशों में 1 घंटे तक चर्चा की गई। दावा है यूक्रेन ने 1 महीने के सीज फायर की मांग की थी, लेकिन रूस ने यूक्रेन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कहा सिर्फ 2 से 3 दिन के संघर्ष विराम पर विचार कर सकते हैं। ज्यादा समय मिलने से दुश्मन को हथियार जुटाने का मौका मिल जाएगा। और दावा यह भी है कि रूस ने भी यूक्रेन के सामने बड़ी शर्त रखी है। कहा क्रीमिया और दूसरे क्षेत्रों पर उसका कब्जा बरकरार रहेगा। यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, बड़े हथियार नहीं खरीदेगा। इन शर्तों की वजह से दोनों देशों में सीज फायर पर सहमति नहीं बनी। हालांकि अब दोनों देश सैनिकों के शवों की अदला बदली कर रहे हैं। लगभग 6000 शव बदले जाएंगे। इसे लेकर मीटिंग में बात हुई। सीज फायर पर 16 मई को भी इस्तांबुल में बैठक हुई थी। हालांकि उस मीटिंग के दौरान भी कोई नतीजा नहीं निकला था। अब यूक्रेन ने जून के आखिर में फिर बातचीत का प्रस्ताव रखा है। सवाल यह है कि पुतिन पर जो अटैक हुआ है, अब पुतिन उसका बदला जरूर लेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल टीपी त्यागी साहब, बताइए जरा पुतिन क्या कर सकते हैं? पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज कर लिया है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री किसी न्यूक्लियर कंट्री की सपोर्ट से हमला करती है तो मुझे अधिकार है उस नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुतिन अब भी ऐसा करेंगे। हालांकि रशिया में ये आवाजें उठ रही हैं कि पर्ल हार्बर में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना रशिया में हुआ है। स्टालिन होते तो अब तक उन्होंने एक्शन ले लिया होता। लेकिन फिर भी पुतिन के पास और बहुत सारे ऐसे लीथल हथियार हैं जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, जिनमें ऑर्सेनिक मिसाइल है जो 4000 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करती है, सब कुछ इवोपरेट हो जाता है। बहुत मुमकिन है कि रशिया अब न केवल यूक्रेन के खिलाफ बल्कि यूक्रेन को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ भी ऑर्सेनिक मिसाइल का या ऐसी ही किसी और यार्ड या जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल करें। जी जी त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। टीपी त्यागी कह रहे हैं कि पुतिन का कोई भरोसा नहीं, वो क्या कर सकता है। लेकिन पुतिन ने उन जासूसों तक पहुंच बना ली है जिसने इस हमले को अंजाम दिया रूस में। ये वो शख्स है जिसने हमले को अंजाम दिया। देख रहे हैं उसकी तस्वीर, और बाकायदा वो फाइटर्स की तस्वीरें भी उसने रख रखी हैं जो फाइटर पुतिन के मार गिराए हैं। ये है यूक्रेन की एजेंसी SBU। ये SBU के चीफ है, यूक्रेनी खुफिया एजेंसी है जिसने अंजाम दिया। लेकिन
एक कपल जो रूस में मौजूद था, ये दावा किया जा रहा है कि ये उस हमले में शामिल थे और ये उस वक्त रूस में मौजूद थे। कौन है ये दोनों? इनकी तलाश इस वक्त पुतिन कर रहे हैं, इनकी तलाश पुतिन की खुफिया एजेंसी कर रही है। यूक्रेन के हमले का मास्टरमाइंड है। रूस में ड्रोन अटैक को लेकर यह खुलासा हुआ। दावा है हमले का मास्टरमाइंड यूक्रेन का एक पूर्व डीजे, 37 साल के इस पूर्व डीजे का नाम है आर्टेम टिमोफीव। आर्टेम साल 2018 में यूक्रेन से आकर रूस में बस गया। दावा है इसके पिता रूस से ही कारोबार करते थे और रूस में उसने सामान लाने ले जाने का काम शुरू किया। दावा है आर्टेम ने ही उन ट्रकों का इस्तेमाल किया जिनसे रूस और यूक्रेन ने ड्रोन हमले को अंजाम दिया। एसबीयू ने दावा किया है कि हमला 18 महीने पहले प्लान हुआ, यानी आर्टेम लंबे समय से इस प्लानिंग में जुटा था। फिलहाल आर्टेम कहां है, किसी को जानकारी नहीं। ड्रोन अटैक के मददगारों को रूसी खुफिया एजेंसियां तलाश रही हैं और खुद जेलेंस्की ने कहा है जो लोग इस हमले में शामिल थे वो सब वापस यूक्रेन आ चुके हैं। यह दावा सच है या झूठ, कुछ वक्त में साफ होगा। लेकिन जेलेंस्की के जो आज हालात बने, जो आज जेलेंस्की पिछड़ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। यूक्रेन के पास, जेलेंस्की के पास अगर परमाणु हथियार होते तो आज उनकी स्थिति कुछ और होती। लेकिन बहुत पहले यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार रूस को दे दिए, यानी पुतिन को दे दिए, और इससे यूक्रेन की ताकत कम हो गई। साल 1991 में जब सोवियत संघ में दरार पड़ी थी, तब यूक्रेन के पास तीसरा सबसे बड़ा परमाणु भंडार था। उसे ये हथियार सोवियत संघ से विरासत में मिले थे। इनमें 1900 रणनीतिक हथियार, 176 बैलिस्टिक मिसाइल थी। यूक्रेन के परमाणु हथियार की कमांड रूस के पास थी। हालांकि यूक्रेन के पास रखरखाव की तकनीकी जानकारी थी, लेकिन उसे बनाए रखना कई मायनों में बहुत मुश्किल था। यूक्रेन उस समय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सहयोग चाहता था, और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि परमाणु हथियार बन रहे थे। इन्हीं हथियारों की वजह से दुनिया में समर्थन नहीं मिल पा रहा था उसे, इसलिए उसने परमाणु निरस्त्रीकरण का फैसला किया और 1994 में यूक्रेन ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और इसके तहत अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने सुरक्षा की गारंटी दी। और फिर इसी साल यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए। 2 जून 1996 को यूक्रेन ने आखिरी परमाणु हथियार रूस को दे दिया और इसी के साथ यूक्रेन पूरी तरह परमाणु मुक्त देश बन गया। यूक्रेन को मान्यता मिल गई, लेकिन अब रूस से ही जंग चल रही है। यह बात सही है कि हथियार जंग को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कई बार शांति स्थापित करने के लिए भी ऐसे हथियारों की जरूरत होती है, और यही काम अब तक बाकी दुनिया के मुल्क कर रहे हैं कि वो हथियार बना रहे हैं, वो ताकत अपनी बढ़ा रहे हैं, जिससे कोई दुश्मन उन पर आंख ना उठा सके। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। थार से थर्राया नोएडा, तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये नोएडा की तस्वीर, एक शख्स को बेरहमी से गुंडे पीट रहे हैं, बुरी तरह से पीट रहे हैं, गिरा गिरा कर मार रहे हैं। देखिए ये बच ना जाए, ये बच ना जाए, ये बच ना जाए। और न सिर्फ पीटा, देखिए जब बदहवास हालत में जा रहा था उसके ऊपर थार गाड़ी भी चढ़ा दी और गाड़ी से टक्कर मारकर उसे नाले में फेंक दिया। आइए अब आपको बताऊं पूरा मामला है क्या, और ये देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में हो रहा है। नोएडा की इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया। यह उस शहर की तस्वीर है जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होने का दावा होता है, जहां बिजनेस है, उद्योग है, बड़े बड़े संस्थान हैं, और जहां देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी हैं। ये नोएडा के सेक्टर 53 की तस्वीरें जो गिझोर गांव से सटे हुए इलाके की है, जो पुलिस कमिश्नरी से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें सौरभ यादव और उसके भाई को कुछ लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। पीटने वाले 15-20 की संख्या में है, जिसे जो मिल रहा है उसी से पीट रहा है।
यहां तक कि ईंट पत्थरों से भी मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, लहूलुहान कर दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली यह तस्वीर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिटाई के बाद सौरभ वहां से जाने लगता है, फटे हुए कपड़े और खून से लथपथ कुछ दूर ही जा पाता है। इसी दौरान पीछे से थार गाड़ी आती है, उसे जोरदार टक्कर मार देती है और टक्कर इतनी तेज होती है कि वो एक बड़े नाले में गिर जाता है। गनीमत रही कि थार कार उस पर चढ़ी नहीं और उसकी जान जा सकती थी। दोनों युवकों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर विवाद के चलते यह सब हुआ, लेकिन क्या विवाद था, किसने क्यों, किस पर क्या कमेंट किया, यह अभी तक साफ नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 24 में मुकदमा लिखाया गया है। पीड़ित पक्ष ने पिटाई में शामिल बदमाशों के नाम भी बताए हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस की टीमें बना दी गई हैं, सुनिए। थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 53 के पास में दो पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। उपरोक्त जांच करते क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पूर्व से परिचित हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी व वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन एक बार फिर इन तस्वीरों से ने नोएडा पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि यह घटना जहां घटी वो उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित शहर नोएडा के बीचों बीच है, जहां पुलिस ये दावे करती है कि वो 24 घंटे अलर्ट रहती है और एक्शन भी लेती है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है तूफान की, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर नहीं। पाक में साइक्लोन और यूपी में आफत। तस्वीर आपको दिखाऊं, ये भीलवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। राजस्थान में अचानक बारिश शुरू हो गई। ये बारिश क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें भीलवाड़ा की आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की आपके सामने आ गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अचानक मौसम बदल गया है। अगली तस्वीर देखिए, अलीगढ़ में भी तूफान आया है। तूफान आने के बाद जरा एक घर की छत देखिए गिर गई है। बहुत मुश्किल से जा रहे हैं अम्मी पापा अपने। बहुत मुश्किल से जा रहे हैं अम्मी पापा अपने। जून महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार बारिश ने गर्मी की मार को खत्म कर दिया है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक आंधी और बारिश का कहर जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि यूपी में आफत की वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान का साइक्लोन यूपी में आंधी बारिश ला रहा है। पाकिस्तानी साइक्लोन लगातार अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान से साइक्लोन आ रहा है, ऐसा दावा कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। और ये साइक्लोन कहां कहां आंधी, तूफान और बारिश लेकर आने वाला है, ये मैं आपको बताऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह साइक्लोन आप देखिए अरब सागर से, पाकिस्तान से अरब सागर से होते हुए हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा। यूपी में जून महीने में भी आंधी बारिश जारी है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है। आंधी बारिश के पीछे की वजह पाकिस्तान में बन रहा एक साइक्लोन है। मध्य पाकिस्तान में एक साइक्लोन सक्रिय हो रहा है। इसका असर राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक दिख रहा है। इसमें अरब सागर से ठंडी हवाएं पश्चिमी यूपी तक पहुंच रही हैं। ठंडी हवाएं जब मैदान की गर्म हवाओं से मिलती हैं तो आंधी बारिश आती है, और इसी वजह से राजस्थान से लेकर यूपी तक बारिश हो रही है। पाकिस्तान से साइक्लोन यूपी की तरफ बढ़ रहा है। यह तेजी से राजस्थान से होते हुए यूपी की तरफ जा रहा है। इसमें राजस्थान, हरियाणा के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पश्चिमी यूपी में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यूपी के 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में बिजली भी गिर सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। साइक्लोन के आगे बढ़ने के साथ ही पूर्वांचल में भी बारिश हो सकती है। बारिश से जून के पहले हफ्ते में भी गर्मी का असर दिख रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जून से तापमान में बढ़ोतरी होगी। जून के पहले हफ्ते के बाद
हीट वेव की स्थिति बन सकती है। जून के आखिरी सप्ताह में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। सुनिए जरा मौसम वैज्ञानिक इस पर क्या कह रहे हैं। हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। जहां तक वार्निंग की बात है आज के लिए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं चेतावनी में कि जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें छुटपुट जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि तेज हवाएं या फिर लाइटनिंग है, बिजली गिरना या इसी तरह जो है तेज शावर जो है, तो एक आध जगहों में इस तरह की चीजें हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। बाकी अन्य कोई विशेष नहीं, तो वॉचफुल रहना है। जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उस समय थोड़ी देर सेफ जगह पे इंतजार करें, जैसे ही खत्म होती फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक्टिविटी किसी जगह में 1 से 2 घंटा ही चलती है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, इससे पहले आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे उसमें। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अब राम दरबार बनकर तैयार हो गया है। ऊपर के फ्लोर पर राम दरबार बन रहा है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, मंदिर ट्रस्ट ने पहली मंजिल की तस्वीरें जारी की हैं। ये फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मंदिर ट्रस्ट ने जारी की हैं। और 5 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा। उसके लिए अभी से पूजा पाठ शुरू हो गया है अयोध्या में। देखिए जरा तैयारी क्या चल रही है अयोध्या में इस वक्त। अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्ति लगेगी। मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार के साथ 8 मूर्तियां और लगेंगी। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह सुबह 6:30 बजे शुरू हो गया आज। यह 3 दिन तक होगा, जिसमें 101 पुजारी 1975 मंत्रों का पाठ करेंगे। 5 जून को मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कैसे पूरा होगा। 3 जून से 5 जून तक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चलेगा। राम जन्मभूमि के पहले तल पर मूर्तियों की स्थापना होगी। 8 मंदिरों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 5 जून को प्रथम तल पर मंदिरों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। सुबह 11:25 से 11:40 के बीच 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा में शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, माता अन्नपूर्णा के मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। और ये बारी आज के सूत्र की। मदर टेरेसा जैसे दिए को जलाए रखने के लिए उसमें तेल डालना पड़ता है। ये सूत्र मदर टेरेसा ने दिया। ऐसे ही प्यार और सम्मान हासिल करने के लिए आपको दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। जीवन का यह सूत्र दिया मदर टेरेसा ने। 1910 में यूरोप के मैसेडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा जिंदगी में संघर्ष और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी दूसरों की मदद कर सकता है और कैसे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मदर टेरेसा का असली नाम गोंजा बोया जीजू था। सिर्फ 12 साल की थीं जब उन्हें अनुभव हुआ कि सारी जिंदगी मनुष्य की सेवा में लगानी है। पढ़ते पढ़ते वो समाज कल्याण के बारे में सोचने लगी और फिर 18 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। इसके बाद वो अल्बानिया से आयरलैंड आ गई। 1929 में मदर टेरेसा पहली बार भारत आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। तब मदर टेरेसा ने गरीबों की सेवा शुरू की और फिर भारत की होकर रह गई। मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाई और दुनिया भर में इसे फैलाया। 120 देशों में उनकी बनाई संस्था आज भी मानव कल्याण में लगी है। मानव कल्याण और समाज सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न और शांति का नोबेल भी मिला है। मदर टेरेसा ने समाज सेवा, धैर्य और संघर्ष के कई सूत्र दिए। उसमें से एक है, हम भविष्य से डरते हैं क्योंकि हम अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं। प्रेम से किए गए छोटे छोटे कार्य ही हमें महानता की तरफ ले जाते हैं। बहरहाल
ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।